हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है। अब हमको ये देखना है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसकी कंसंट्रेशन क्या है। ये देखने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मास परसेंटेज, अगर हम ये मान लें यहाँ पर कि सॉल्यूट B है और सॉल्वेंट A है और सॉल्यूशन C बना है, तो मास परसेंटेज ऑफ A हमको निकालना है। तो वो होता है मास ऑफ A अपॉन टोटल मास। टोटल मास मीन्स A और B का जो मास होगा वो टोटल मास है। सेकंड, अगर हमें मास परसेंटेज B का निकालना है तो मास ऑफ B अपॉन टोटल मास of A and total mass of A and B। अगर आप लोगों ने A का परसेंटेज निकाल लिया है तो इसका दूसरा तरीका है कि अगर हम 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ A कर दें तो B का मास परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। जो वॉल्यूम परसेंटेज होती है वो बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह है, लेकिन हम लोग मास की जगह वॉल्यूम ले लेते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कंसंट्रेशन हम कितने तरह से बता सकते हैं ये आपको बताते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिया? ठीक है। अब देखिए, एक टर्म आता है पार्ट्स पर मिलियन। अगर पार्ट्स पर मिलियन आता है तो उसको पीपीएम बोलते हैं हम लोग, पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो मास ऑफ, अगर पार्ट्स पर मिलियन हमें ए का निकालना है तो मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 10⁻⁶। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू, तो वो हो गया 10⁻⁶। फिर आगे जो टर्म यूज होने वाला है वो है मोल्स। ये आपने पीछे 11th में भी पढ़ा था, अब यहाँ पर फिर से देखते हैं मोल्स क्या होते हैं। मोल्स ऑफ ए जो होता है उसको हम लोग Na डिनोट करते हैं, और इसको जो निकालने का तरीका है Na इज इक्वल टू मास, गिवन मास बोल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो गिवन मास क्या होता है? W होता है, लेकिन यहाँ पर A हम लोगों ने असाइन किया हुआ है सॉल्वेंट के लिए, या कंपोनेंट आप बोल सकते हैं कि A कंपोनेंट के लिए हमने इसको बोल रखा है। तो यहाँ पर W को भी साथ में हम लोग WA लिखेंगे और मोलर मास को MA लिखेंगे। तो ये मोल्स आ गया। सेकंड इसमें आता है जो हमें कंसंट्रेशन बतानी है, वो दूसरा एक है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल
फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको x से डिनोट करते हैं। अब सपोज करिए कि आपको किसी सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसको XA डिनोट करेंगे और XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA इज इक्वल टू हो जाएगा NA अपॉन NA प्लस NB। इसी तरह से XB क्या हो जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB। अब अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड करें, यानी XA प्लस XB करते हैं, तो हम देखते हैं NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NB अपॉन NA प्लस NB। अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो NA प्लस NB यहाँ पर आता है और ऊपर आ जाता है NB प्लस NA। दैट मीन्स ये और ये कैंसिल हो जाता है और 1 आ जाता है। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो समझ में आई हमें कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन हमें पता हो तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाला जा सकता है। 1 से हम दूसरे वाले मोल फ्रैक्शन को माइनस कर दें तो दूसरा मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, इसके बाद में कुछ टर्म्स आते हैं जो आपने लास्ट ईयर भी पढ़े थे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर यहाँ पर जो 12th में इसका यूज़ होगा वो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ कम होता है। जैसे एक कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन का बताया जाता है वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी इस तरह से भी बताया जाता है। तो हम लोग ज़रा देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मोलैरिटी। इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स वॉल्यूम को हम लोग किस में लेंगे, इन लीटर्स। तो नोट कर लीजिए, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन से एक्सप्रेशन बना सकते हैं और एक्सप्रेशन से डेफिनेशन बना सकते हैं। दोनों में से अगर एक भी चीज़ आपको पता है और दूसरी चीज़ पूछी गई है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution। एक लाइन की डेफिनेशन है और एक ही लाइन का एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपेंड कर दें, जैसे m इज इक्वल टू NB की जगह हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, हम लोग क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB अपॉन V। तो ये हो जाता है WB अपॉन MB इंटू V। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो मिलीलीटर में गिवन होता है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग इसको लीटर में चेंज कर सकते हैं। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, ये एक्सप्रेशन आता है मोलैरिटी का। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? नोट कर लिया? फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर चीज़ है एक, आप देखेंगे ध्यान से। ऐसे एक सिमिलर चीज है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी
का जो एक्सप्रेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, थोड़ा सा अंतर होता है इस तरह के कंसंट्रेशन में। यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लेते हैं और केजी में लेते हैं, वहाँ पर सोल्यूशन लेते हैं और लीटर में लेते हैं। उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्पेलिंग में सिर्फ मोलैरिटी और मोलैलिटी जरा सा अंतर होता है, इसलिए कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये मिस्टेक से लिख दिया गया है मोलैलिटी, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों टर्म्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। तो आप चाहें तो डेफिनेशन से एक्सप्रेशन से डेफिनेशन बना सकते हैं, बहुत आसान है। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो एनबी की जगह आपने पीछे क्या पढ़ा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन WA। लेकिन मैंने कहा था कि कंडीशन है WA को kg में होना चाहिए। अगर WA ग्राम में गिवन होगा तब क्या करेंगे, पहले तो ये लिख दें एक्सप्रेशन, फिर ग्राम में जब गिवन होगा तब क्या करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। जब ग्राम में गिवन होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको WA को kg में लाना है। ये हो गया, ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी। और अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉर्मेलिटी, जिसके क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन पढ़ना रहता है, उसको भी हम बता देते हैं। नॉर्मेलिटी का जो एक्सप्रेशन होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी को थोड़ा सा अंतर होता है। नॉर्मेलिटी को हम लोग n से डिनोट करते हैं और WB को रखते हैं, 1000 को रखते हैं। लेकिन मोलर मास की जगह हम लोग इक्विवेलेंट मास को रखते हैं, इक्विवेलेंट मास इंटू बी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा अंतर होता है, यहां पर हम लोग इक्विवेलेंट मास को रखते हैं और वहां पर हम लोग मोलर मास को रखते हैं। अब सपोज करिए कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे HCl का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका मोलर मास क्या होगा 1 + 35.5, यानी इसका जो मोलर मास है वो तो 36.5 है, और जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा 36.5, और नंबर ऑफ H कितने हैं यहाँ पर 1, तो 36.5/1। तो इसका इक्विवेलेंट मास भी सेम है और मोलर मास भी वही है जो इक्विवेलेंट मास है। इसका मतलब इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम आएगी। अगर यहाँ पर हम H2SO4 का एग्जांपल लें तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, H2SO4 में 2 + 32 + 64, 96 और 2 98, और बेसिसिटी ऑफ H2SO4 मीन्स नंबर ऑफ H कितने हैं 2 हैं, तो कितना आ गया इसका इक्विवेलेंट मास 49। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट मास होगा वो मोलर मास से आधा होगा, हाफ होगा। तो ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस है। आप चाहें तो ये एग्जांपल नोट कर सकते हैं और इससे आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं आराम से। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं 12th के लिए, बहुत आगे बहुत पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर में। और जो मेन है अब जो आ रहा है टॉपिक, उसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है 12th में, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। जो राउल्ट्स लॉ होता है वो कहता है, राउल्ट्स लॉ पहले यहाँ पर हम लोग ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जो लिक्विड के साथ में लिक्विड एंड लिक्विड कैसा होगा, लिक्विड एंड लिक्विड कैसा होगा, जैसे अल्कोहल